Very good evening, friends. So most welcome to all civil service aspirants. So friends, आज की इस लेक्चर्स में आपके लिए लेके आ रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। कल तक हमने डिस्कस किया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड द नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन टुडे, दैट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशंस में लाने का क्या इम्पोर्टेंस रहा, और आप सब जानते हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें स्टडी करोगे और पढ़ेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हमारे जो फ्रेमवर्क, जो आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने ओरिजिनली इसको कॉन्स्टिट्यूशंस में डिज़ाइन नहीं किया था, फ्रेम नहीं किया था। बट लेटर ऑन इन 1976 में इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स पड़ी, क्यों फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी हुए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिक्वायर्ड हुई, नीड पड़ी। तो फंडामेंटल राइट जो है या एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स, ये कोरिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ और ये बहुत इंस्पिरेबल हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेन नहीं की गई थी, ओनली फंडामेंटल राइट्स कंटेन किए गए थे एंड नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंटेन नहीं थी। दूसरे इन अदर वर्ड्स, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस को ये नहीं लगा था तब कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो नेसेसरी हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में सिटीजन्स की। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी ज़रूरी नहीं है। तब हमारे आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे उनको ये नेसेसरी नहीं लगा था। हाउएवर, they incorporated the duties of the state. They did not incorporated the duties of the citizens, but they were incorporated the duties of the state in the constitutions in the forms of direct principle of state policy. And direct principle of state policy or state polity, but later in 1976 क्या हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशंस में, और उसके बाद इन 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशंस में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इंस्पायर्ड हुई थी बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एर्स्टवाइल्स मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। जैसे कि हमने सभी डेमोक्रेटिक कंट्री को जब स्टडी किया तो इंडियन गवर्नमेंट इंस्पायर हुई, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री थी उनकी कॉन्स्टिट्यूशंस में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स इंक्लूड था। बट इंडिया जैसी लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स एडिड नहीं थे इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस में। जब ये सब स्टडी किया गया, स्टडी करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द erstwhile democratic countries. What were the erstwhile democratic countries? Like United States of America, Canada, France, Germany, Australia and so on. Specifically इन्होंने कंटेन किया गया था लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। और जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशंस में, जो कि ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड है, जो कंटेन किया गया था लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, वहाँ पर भी एग्जिस्ट करती थी और आज भी हैं। और सोशलिस्ट कंट्री ऑन द कंट्रेरी गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू द फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ erstwhile कॉन्स्टिट्यूशन USSR, उस समय कहा जाता था रशिया को, उसने डिक्लेयर किया था कि सिटीजन्स एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स वाज इंस्पेरेबल फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़ एंड ओब्लिगेशंस। इसको बनाने में जब गवर्नमेंट ने एग्जामाइन किया कि लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड सोशलिस्ट कंट्रीज़ भी जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स का केयर कर रही हैं, उनको बना रही हैं, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया है, तो वाई नॉट इंडिया? इंडियन गवर्नमेंट
रूलिंग गवर्नमेंट, पार्लियामेंट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने जब ये एग्जामाइन किया तो उन्होंने एग्जामाइन करने के लिए इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए या ना किया जाए, एक कमेटी का गठन किया गया, एक कमेटी फॉर्म की गई जिस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। ही वाज ए चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी और उनको ये गाइडलाइन दी गई कि आप स्टडी कीजिए और भारत सरकार को रिकमेंडेशन दीजिए कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में फंडामेंटल ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स का इंक्लूजन्स होना चाहिए या नहीं। Government of India was framed or formed the Swarn Singh Committee and guide them and कि हमें इस पर एग्जामाइन करके रिकमेंडेशन दीजिए एंड फाइनली वी विल एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटीज़ ने ये रिकमेंडेशन बनाई स्टडी करके और पूरा नाम इस कमेटी के जो चेयरमैन थे, कंप्लीट नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। उनके नाम से इस कमेटीज़ को जाना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब उन्होंने इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में रिकमेंडेशन बनाई तो क्या ज़रूरत पड़ी, नीड एंड नेसेसिटी ऑफ विच वाज फेल्ट, वो फेल्ट की गई, महसूस की गई ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ द इंटरनल इमरजेंसी। तब 1975 में इंटरनल इमरजेंसी लग चुकी थी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट यानी इंडिया में गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने 1975 में इंटरनल इमरजेंसी इम्पोज की गई थी और 1975 में से लेकर 1976 तक इंडिया के अंदर यानी डोमेस्टिक पार्ट में इंटरनल इमरजेंसी इम्पोज थी। उस दौरान ये सारी चीज़ें, ये सारी स्टडी की गई सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा और ये रिकमेंडेशन बनाई गई। उस टाइम ये फील हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड इट शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। कमेटी ने रिकमेंडेड किया कि इसका इंक्लूजिंग सेपरेट चैप्टर्स ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशंस होना चाहिए और ये स्ट्रेस्ड किया गया कि सिटीजन्स शुड बिकम कॉन्शियस दैट इन एडिशन टू द एन्जॉयमेंट ऑफ राइट्स, जब सिटीजन्स को हमारे देश में एवरी सिटीजन एज दे आर मेन और वोमेन कि उनको अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने का राइट दिया गया है, उनको अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने का राइट मिला है, तो उनको इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी उनको कॉन्शियस होना चाहिए कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बनती हैं इस देश में के अंदर। दे आल्सो हैव कंटेन ड्यूटीज़ टू परफॉर्म एज वेल और कांग्रेस गवर्नमेंट एट सेंटर एक्सेप्ट किया गया। ये जब रिकमेंडेशन सारी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटीज़ ने बना के भारत सरकार को ये रिकमेंडेशन सौंप दी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया इस रिकमेंडेशंस को और दीज रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट होने के बाद तुरंत भारत सरकार ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 में फ्रेम्ड किया गया, बनाया गया, लाया गया पार्लियामेंट में और ये अमेंडमेंट एडिड हुआ। एक न्यू पार्ट, इस अमेंडमेंट में नया पार्ट ऐड किया गया और वो पार्ट था पार्ट 4A। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A का न्यू फॉर्मेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशंस में और एक नया आर्टिकल्स अमेंडमेंट किया गया, दैट इज़ आर्टिकल 51 में 51A यानी 51 आर्टिकल एक सेक्शन A 51A में इसको रखा गया, पार्ट 4 में इसको रखा गया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स कहते हैं, विच फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेसिफाइड ए कोड ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स। फर्स्ट टाइम जब ये बनाया गया 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, तो तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फ्रेम किया गया। रूलिंग गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया
कि नॉन इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्टोरिकल मिस्टेक्स है, और अब ये क्लेम बनता है, इसको फेल्ट किया जाता है, इसको रियलाइज किया जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एन्जॉयमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स है। इसी तरीके से स्वर्ण सिंह कमेटी ये सजेस्टेड करती है भारत सरकार को कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 में, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करके इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। वो क्या थी फंडामेंटल, इसमें कुछ फंडामेंटल इंक्लूड किए गए, 8 रिकमेंडेशन दी गई थी और कुछ इंक्लूड की गई, दीज इंक्लूड हैं इसमें। वो क्या थी? पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द imposition of such penalty or punishment as may be considered appropriate for any non-compliance with or refusal to observe any of duties। यानी जो इस ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करता है तो पार्लियामेंट प्रोवाइड कर सकता है इसका इम्पोजिशन करने के लिए, एक पेनल्टी उसको दी जाएगी जो इसका पालन नहीं करेगा, या पनिशमेंट मिल सकता है, और ये कंसिडर किया जा सकता है अप्रोप्रिएट फॉर एनी नॉन कॉम्प्लाइंस विद, या फिर या इसको कोई रिफ्यूज़ करता है ऑब्जर्व करने में कि ड्यूटी को हम ना मानें। नेक्स्ट पॉइंट था कि कोई भी कानून, नो लॉ इम्पोजिंग such penalty or punishment shall be called in question in any court on the ground of infringement of any of fundamental rights or on the ground of repugnancy to any other provisions of the constitution। और थर्ड था कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस हैं और शुड ऑल्सो बी ए फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन्स। टैक्स पे करना भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और ये सिटीजन्स को पे करना एक ड्यूटी बनती है। तो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की क्या था जो 10 उस टाइम फ्रेम करके 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इन 1976 लागू किए गए थे, इम्प्लीमेंट हुए थे, वो क्या थे उनकी लिस्ट में आपको बताता हूँ। आर्टिकल 51A में ये फॉल डील करते हैं और पार्ट 4 में ये डील करते हैं। पार्ट 4 थे एंड आर्टिकल 51A, याद रखिए माय डियर एस्पिरेंट, सिविल सर्विस एस्पिरेंट, ये पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A में डील करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के। तो फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट क्या ड्यूटी थी? वो ड्यूटी ये थी कि हमें अबाइड करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा एंड रेस्पेक्ट करना चाहिए आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस की, नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है कि हमें चेरिश करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए नोबल आइडियल्स को, कि वो इंस्पायर करें नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को, जिन लोगों ने नेशनल स्ट्रगल किए फ्रीडम के लिए ड्यूरिंग द फ्रीडम फाइट के टाइम, उन सभी लोगों का हमें आदर सम्मान करना चाहिए, उनके नोबल आइडियाज़ को चेरिश करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनती है। थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या थी माय डियर सिविल सर्विस एस्पिरेंट? कि हमें टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। व्हाट इज द थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज? दैट इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें एकता और अखंडता और कंप्लीट फ्रीडम का प्रोटेक्शंस और इसको अपहोल्ड कंटिन्यू रखना चाहिए, अपने देश की बनाए रखना चाहिए। यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनती है। फोर्थ, टू डिफेंड द कंट्री, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज। हमें अपने कंट्री को डिफेंड करना चाहिए और नेशनल सर्विस को रेंडर करना चाहिए जब व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ये फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या थी, फिर क्या बनाई गई थी? फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज द हमें हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people in the country, in our country, or transcending religious, linguistic and regional and sectional diversities, and to
रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वोमेन को प्रमोट करना चाहिए। क्या है, वंस आई रिपीट इट वंस अगेन, कि क्या प्रमोट करना चाहिए? एकता, भाईचारा लोगों के बीच में, और रिलीजियस ट्रांसेंडिंग हमारी कंट्री में जो है लोगों के बीच में, इसको ब्रदरहुड के तौर पर हमें इसको लोगों के बीच में प्रमोट करना चाहिए। लिंग्विस्टिक जो भाषाएं बोली जाती हैं हमें उनका पालन करना चाहिए। रीजनल या सेक्शनल डाइवर्सिटी जितनी भी हैं, लोग चाहे रीजनल लेवल में रहें, लोकल लेवल पे रहें, इतनी ज़्यादा वास्ट डाइवर्सिटी है हमारे देश में, हमें उस सब को प्रमोट करना चाहिए, ना कि एक ही चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। और जो रिनाउंस कर रहे हैं डेरोगेटरी प्रैक्टिस को, उसको हमें, जैसे डिग्निटी ऑफ वोमेन है, वोमेन का सम्मान, इज़्ज़त, उसका भी हमें पालन करना चाहिए और उसको अपने देश में प्रमोट करना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़, दैट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 5th ड्यूटीज़। एंड 6th इज़ द, हमें वैल्यू देना चाहिए, हमें संस्कार देना चाहिए और प्रिजर्व करना चाहिए, मान्यता देनी चाहिए किसको? जो हमारे रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज़ हैं और वो कंपोजिट कल्चर्स को वैल्यू देती है। ये हमें सब ड्यूटीज़ बनती हैं हमारी। नेक्स्ट 7th फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट को, और किसको? फॉरेस्ट्स को, लेक्स को, रिवर्स को एंड वाइल्ड लाइफ को, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है माय डियर सिविल सर्विस एस्पिरेंट। हमें इनका भी प्रोटेक्शन करना चाहिए, इनको इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि जाके फॉरेस्ट में जाके आप किसी पेड़ को काटें और एनवायरनमेंट को डिफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट करें, और जो है ग्लोबल सिनेरियो, यानी आपका जो क्लाइमेट सिनेरियो है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रोसेस शुरू हो जाए। ये हमारी ड्यूटीज़ नहीं बनती है। हमें एनवायरनमेंट का पालन करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट जितनी भी हैं, ये सब हमारा कंपैशन होना चाहिए और हमें इसके लिविंग क्रिएचर्स के लिए इसका बचाव करना चाहिए, और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनती है। 9th फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है फ्रेंड्स? टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है वो सब हमारी ही है। हम ही सिटीजन्स, एवरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टैक्स देता है, टैक्स भरता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या है? पीपल द्वारा इलेक्टेड की हुई गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट उस स्ट्रक्चर को बनाती है लोगों के पैसे से, और ये पैसा हम सब का है और हम ही सब का ये प्रॉपर्टी है, एसेट है। हमें उसको सेफगार्ड करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, ना कि तोड़ फोड़ करके या डिस्ट्रक्ट कर देना चाहिए। ये या फिर वायलेंस जितना भी है हमें नहीं करना चाहिए, उसको एब्ज्यूर करना चाहिए, रोक लेना चाहिए। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। 10th फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या बनी थी? हमें हार्डवर्क करना चाहिए टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़। सबको मिलकर एक्टिविटी करनी है और हर स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल्स की एक्सीलेंसी को आगे बढ़ाना है, और ये नेशनल कंस्टेंटली राइज करना होना चाहिए टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ उस टाइम डिज़ाइन की गई थी, फॉर्म की गई थी, बट 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और इस पे विचार किया, और इस विचार में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एग्जामाइन किया, स्टडी किया और इसको इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, दैट इज़ द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, और उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया। वो क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी? दैट इज़ द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। वो क्या थी? कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन to his children or her children are word between the age of 6 and 14 years. This duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002. क्या था? I again repeat it कि हमें प्रोवाइड करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ को
एजुकेशन लेने के लिए एवरी चाइल्ड, अपने बच्चों को जिनकी एज 6 से 14 ईयर्स के बिटवीन में है, उनको एजुकेशन लेने के लिए, एजुकेशन प्रमोट करने के लिए उनमें हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ करनी चाहिए, उनको एजुकेशन देना चाहिए। ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लाई गई और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। सो ये थी हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारी सिटीजन्स के लिए, जैसे ही फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरीके से ये फील किया गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी एवरी सिटीजन के लिए कॉन्शियस होनी चाहिए। इसमें कुछ फीचर्स हैं इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो बताए गए हैं कि क्या बताते, क्या फीचर्स थे इसके। तो फीचर्स थे कि कुछ मॉरल ड्यूटीज़ जो वाइल अदर्स आर स्वीक ड्यूटीज़, एंड जैसे कि चेरिशिंग नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल is a moral percept and respecting the constitution, national anthem, national flag is a civic duty. Second, ये रेफर करता है उन वैल्यूज़ को which have been a part of the Indian traditions, mythology, religion and practices. In other words, हम कहें कि ये एसेंशियल माना गया और इसको कंटेन किया गया जस्ट ए codifications of tasks integral to the India way of life. And third is, unlike some of the fundamental rights which extended to all persons, whether citizens or foreigners, the fundamental duties are confined to citizens only and do not extend to the foreigner. या अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, इन फंडामेंटल राइट की तरह नहीं है। सम ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो फॉरेनर्स के ऊपर भी एक्सटेंड किए जाते हैं, वो भी उनको एक्सटेंशन मिल सकती है, उनका एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनका बनता है फंडामेंटल राइट, कुछ फंडामेंटल राइट। बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉरेनर की नहीं है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना ही अपना सकते, उनके ऊपर कोई इम्पोजिशन नहीं है। ये सिर्फ अपने देश के सिटीजन्स के लिए ही एक्सटेंड की जाती हैं, उनके ऊपर ही इसका इम्पोजिशंस होता है। लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉन जस्टिसाइएबल्स। जस्टिसाइएबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स, जिस तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसाइएबल है, सेम यानी सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन भी नॉन जस्टिसाइएबल हैं। ओनली फंडामेंटल राइट्स आर द जस्टिसाइएबल इन द कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोवाइड नहीं किया कि देयर ड्यूटीज आर एनफोर्समेंट बाय द कोर्ट्स। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड नहीं करता कि ये ड्यूटीज़ कोर्ट द्वारा एनफोर्समेंट की जाए। ज़्यादातर there is not legal sanction against their violations. However, the parliament to free to enforce them by suitable legislation. तो ये features of the constitutions of feature of the fundamental duties of citizens थे, ये इसीलिए बनाए गए, इनका फीलिंग माना गया कि जब इमरजेंसी लगी तो लोगों के फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए। उसके बाद ये स्टडी करके स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पर बनाया गया और 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, और पार्ट 4A और आर्टिकल 51A न्यू तरीके से ऐड किया गया और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया। क्या सिग्निफिकेंस, कुछ इंपॉर्टेंस एरियाज भी रहे थे, किस बेस पे लाई गई थी। ये रिमाइंड किया गया सिटीजन्स को कि जब वो अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं तो दे शुड आल्सो बी कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज़। अगर आपका एंजॉय करते हैं अपने फंडामेंटल राइट को तो अपनी ड्यूटीज़ के बारे में भी कॉन्शियस रहना चाहिए, और दे आउट टू देयर कंट्री, देयर सोसाइटी एंड टू देयर फेलो सिटीजन्स। और क्या इंपॉर्टेंस पड़ी कि वार्निंग अगेंस्ट द एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़
like burning the national flag, destroying public property and so on। जब ऐसा हुआ, ये इसके बारे में भी अवेयर किया गया, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं आता। आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनती हैं और इनको इनकी प्रोटेक्शंस के लिए, ना कि इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये वार्निंग थी एक तरीके की, ये सर्व करता है वार्निंग को। और क्या सर्व करता है? सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द सिटीजन्स एंड प्रमोट ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम। ये इंपॉर्टेंस पड़ी और इसको लाया गया, और ये फीलिंग क्रिएट करता है सिटीजन्स आर नॉट मोर स्पेक्टेटर्स बट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द रियलाइजेशंस ऑफ नेशनल गोल्स। ये हेल्प करता है कोर्ट को कि कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ लॉ जो है वो डिटरमाइन किया जाए या नहीं, ये कोर्ट को हेल्प करता है। उसके बाद ये एनफोर्सेबल they are enforceable by law, hence the parliament can provide for the imposition of appropriate penalty or in a punishment for failure to fulfill any of them। once again I repeated most important point कि parliament they are enforceable by law, enforceable by law ये किया जाता है, और पार्लियामेंट इसको प्रोवाइड कर सकता है इसकी इम्पोजिशंस का इम्पोज करने के लिए, या अगर कोई इसको इम्पोज नहीं करता है, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि इसके ऊपर अप्रोप्रिएट पेनल्टी या फिर पनिशमेंट लगा दी जाए जब वो इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फुलफिल करने में फेलियर हो जाता है। सो दिस इज़ द टॉपिक टुडे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। सो फ्रेंड्स, टुडे लेक्चर इज़ ओवर्स। जब भी आप वीडियोज़ को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर करें। सो टुडे लेक्चर इज़ ओवर माय डियर सिविल सर्विस एस्पिरेंट। सो मीट विद यू ऑन टुमारो with latest lectures. So till that times, thank you so much and Jai Hind।